नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे और आज आपको बता दें कि जिस तरह से रुझान निकल के सामने आ रहे हैं वो नतीजों में तब्दील होते जा रहे हैं और ये नतीजे बता रहे हैं कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बम बम होती हुई दिखाई दे रही है और इससे गदगद भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप। सभी राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है उन सबको मैं बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये उनके अथक परिश्रम मेहनत की जीत है। वहां के राज्यों की कड़ी मेहनत है, केंद्र का पूरा नेतृत्व है। उन सभी ने जो है अपना परिश्रम किया है, उसी का परिणाम है। और लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, जो चूंकि डबल इंजन के फायदे, डबल इंजन के कारण से होने वाला विकास आज पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, इसलिए सबने ज़्यादातर अधिकांश राज्यों ने डबल इंजन को अपनाया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। ये सेमीफाइनल था और इससे एक बात सिद्ध हो गई कि लोकसभा का 2024 का जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी 3/4 बहुमत से जीतने जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विश्वास पर, उनकी गारंटी पर भारत के 4 राज्यों की जनता ने फिर एक बार अपना आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। आप गहराई से देखें तो ये सामान्य विजय नहीं है। मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक बढ़त हुई है भाजपा की। राजस्थान में अनुमानित जो था, लोगों को लगने लग गया था, आपके पत्रकार बंधु जिस प्रकार से बात कर रहे थे, वो सब ट्रेंड्स को पीछे छोड़ दिया और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ बीजेपी जीती है। मुझे एक एक घर तक ले जाने का जो काम किया है हमारे कार्यकर्ताओं ने, तो मैं मेरी जीत का श्रेय उनको भी देना चाहूँगी। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ी है और परिणाम भी बहुत अच्छा आया है। और जैसा कि हमने देखा कि गहलोत सरकार पे पूरी तरह से जनता का विश्वास पूरी तरह से उठ गया है और जिस तरह से केंद्र सरकार की योजना जनता तक पहुंची है, डिलीवरी हुई है। दूसरी ओर डिलीवरी नहीं हुई है, बहुत सारी बड़ी बातें हुई हैं। तो बिल्कुल इन सबका मुझे लगता है कलेक्टिव ये जो कमाल था, मैजिक था, और मोदी जी का जो मैजिक था, मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा तो वही काम आया है। नरेंद्र मोदी की गारंटी है विकास की। मोदी की गारंटी पर जनता ने जो भरोसा दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम जनता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। बार बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डंके की चोट पर कहा कि मोदी मैजिक रंग लाएगा। आज के परिणाम उसी का प्रतीक है। ये जीत खास है। देश को मोदी जी पर विश्वास है। पूरे राज्यों ने ये दिखा दिया है कि गारंटी केवल एक चलती है, नरेंद्र मोदी जी की, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और इन चुनावों में भी ये स्पष्ट तौर पर उभरा है कि लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण में विश्वास रखते हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए, कांग्रेस की गारंटियां फेल हो गई। जहां भ्रष्टाचार करो और भूपे करो, ये इस तरह चिपका है कि महादेव ऐप के बाद तो और चिपका है। वहीं पर राजस्थान की महिलाओं ने मन बना लिया था कि बहुत हुआ अत्याचार और भ्रष्टाचार, अब माफ करो कांग्रेस की सरकार। पूरे देश के मन में मोदी है, मध्य प्रदेश के मन में मोदी है, राजस्थान के मन में मोदी है, छत्तीसगढ़ के मन में मोदी है, पूरे देश के मन में मोदी है। विकास है, महिलाओं का सम्मान है, न्याय है, राष्ट्र की रक्षा है और हिंदुत्व है। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं और भाजपा सरकार में काम हुए हैं और वही बोलता है, काम बोलता है। और भाजपा का जो काम हुआ है पूरे देश में, वह बोला है और बोल रहा है। और कहीं ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा सा लगी लपटी सरकार हो, पूर्ण बहुमत से सरकार हो। तो काम बोलता है, इस बात के साथ भारतीय जनता पार्टी बम बम वाले फॉर्म में नजर आ रही है, यानी कि बम्पर जीत वाली फॉर्म में नजर आ रही है। और ये तस्वीरें इसकी गवाह है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में बम पटाखे उसके बाहर फोड़े जा रहे हैं और कार्यालयों के अंदर किस तरह से नाच गाना चल रहा है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि ढोल नगाड़े की धुन पर थिरकते हुए कार्यकर्ता, नेता देखे जा रहे हैं और इस जीत के जश्न को बखूबी मनाते हुए भी ये तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती है।
कहीं पर गुलाल उड़ाया जा रहा है तो कहीं पे बम पटाखे फोड़े जा रखे हैं। बता दें आपको कि कई जगहों पर नाच गाने के साथ ही इस जश्न को मनाया जा रहा है। और चौथी तस्वीर में आप देखिए शिवराज सिंह चौहान को महिलाएं आशीर्वाद देती हुई ये तस्वीरों में आप देख सकती हैं। और ये कहा भी जा रहा है कि जिस तरह से लाडली योजना जो है वो मध्य प्रदेश में जीत का रास्ता तय करने में काफी ज्यादा मददगार हुई है। ऐसी ही कई योजनाओं का जिक्र छत्तीसगढ़ के लिए भी किया जाता है, क्योंकि वहां पर भी फ्रीबीज जो है उसके तमाम वायदे दावे किए गए और ये कहा गया कि फ्री की जो योजनाएं हैं वो चलाई जाएगी जिससे कि जनता सीधा लाभान्वित हो सके। और ऐसे में दोनों ही पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, दोनों ही तरफ से तमाम चुनावी वायदे किए गए थे। अब उनको कैसे पूरा किया जाएगा ये एक बड़ा सवाल है। इन सवालों का जवाब भी लिया जाएगा, क्योंकि ऐसे में जिम्मेदारी अब और ज्यादा बढ़ जाती है उन पार्टियों की जो कि सत्ता में काबिज होती हैं। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुआ, राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हुआ और मध्य प्रदेश में मौजूदा सरकार एक बार फिर से सत्ता में आ गई है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल गया है। और सवाल इस बात को लेकर कि 3 जो राज्य हैं ये क्या 2024 की रूपरेखा तय कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल इसलिए भी है और चलिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका से तारुफ करा देते हैं। सूर्य मैथिल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। सूर्य जी बहुत स्वागत है आपका। पीयूष पंत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। पीयूष जी आपका बहुत स्वागत है। राजीव रंजन जी इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और लगातार सुबह से ही वो तमाम अपडेट भी हमें पहुंचा रहे हैं और तफसील से इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं सीधा रुख कर लेती हूँ सूर्य जी का। सूर्य मैथिल जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप 3 राज्य में बम्पर जीत के साथ कमल खिला चुके हैं। और सवाल इस बात को लेकर भी है कि इसका श्रेय सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है या फिर इसका श्रेय जाता है किसको जाता है? चलिए आप ही बता दीजिए, जेपी नड्डा को भी जाता है क्या? धन्यवाद नेहा जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय वंदे मातरम। और बधाई तो आपको भी है कि पुनः एक बार देश के अंदर राष्ट्रवादियों की विजय हुई और कम से कम आज जो जीत हुई है उससे पाकिस्तान में पटाखे नहीं छूट रहे होंगे, पाकिस्तान के अंदर घरों में बर्तन छूट रहे हैं। अब हम आ जाते हैं जीत के जो श्रेय की बात करें तो देखिए, ये जो जीत है ये माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए कार्यों की जीत है, ये उनके ऊपर हुए विश्वास की जीत है, ये नरेंद्र मोदी की गारंटियां हैं जिसमें जनता ने सदैव विश्वास जताया है। आप देखिए 2014 में जब से माननीय प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए उसके बाद से वो लगातार भारत को री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। पहले भारत के अंदर जो जो कुरीतियां थी उन कुरीतियों को चुन चुन के निकाला, उसके बाद अब हम हाईवे बनाया है उसके ऊपर दौड़ना शुरू कर दिया। अब देखें कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से जनता त्रस्त थी बलात्कार, महंगाई, लूट, भ्रष्टाचार से, एनसीआरबी के आंकड़ों में राजस्थान नंबर 1 था, बलात्कार प्रदेश बन गया था, रेप कैपिटल बन गया था और आईसीएमई के आंकड़ों में 29% बेरोजगारी के साथ में पूरे देश में द्वितीय नंबर पे था। आप देख लीजिए जिस प्रकार से वहां पर राजस्थान के अंदर अलग अलग विभागों में भ्रष्टाचार हुआ, लाल डायरी देख लीजिए। और मंत्री इनके शांति धारीवाल जिस प्रकार से विधानसभा में अट्टहास करते हुए कह रहे थे कि भैया ये तो मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार तो होते रहे, इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना जो बातें थी वो ले डूबी कांग्रेस को। और समझ में आ
तो सीपी जोशी जी को सुन रहे थे आप। हालांकि चलिए मैं पीयूष पंत जी का रुख कर लेती हूँ। पीयूष जी, सवाल इस बात को लेकर, देखिए बार बार इस बात को जी सूर्य जी सर आप तो क्या राजस्थान जल्दी जी, तो राजस्थान के अंदर मैंने आपको बता दिया। रही बात छत्तीसगढ़ की, वहां पर आप देख लीजिए गोठान घोटाला हो गया, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा करते हुए कांग्रेस के नेताओं के बच्चे पीसीएस अधिकारी बना दिए गए, और लगातार वहां महावीर ऐप घोटाला ले लीजिए, कानून व्यवस्था वहां पर भी छिन गई थी। तो कानून व्यवस्था के ऊपर जहां उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, वहां राजस्थान में और उसमें छत्तीसगढ़ में अपराधी निर्भीक घूम रहे थे। तो ये सब चीजें हैं जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी पे विश्वास है। ठीक है पीयूष जी, देखिए ये तो कह रहे हैं मोदी मैजिक खत्म नहीं हुआ है, मोदी मैजिक अब भी चल रहा है, लेकिन पहले तो कहा जा रहा था ये खत्म हो गया है, अब मोदी की हवा खत्म हो गई है, उसका रुझान बदल गया है। राजस्थान की जनता ने भरपूर समर्थन दिया, कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयत्न किया। हम प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने 5 साल लगातार परिश्रम किया, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हैं और राजस्थान की जनता का आभार व्यक्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पे उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री जी की जब राजस्थान में सभाएं हो रही थी, जिस प्रकार से राजस्थान में जन सैलाब प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आ रहा था, अभिनंदन करने के लिए आ रहा था, तभी से स्पष्ट था कि राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनना तय है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब यहाँ पे चौमुखा विकास होगा, राजस्थान तेज गति से आगे बढ़ेगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के उनके कुशल नेतृत्व, जो उन्होंने समय समय पर राजस्थान को कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने समय समय पर राजस्थान की टीम को बुला करके बात करना, मार्गदर्शन देना, सभाएं करना, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। सभी केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान की टीम का अभिनंदन करते हैं। बहुत आज अच्छा दिन है, शुभ दिन है। और आज जहां एक और मध्य प्रदेश में भी क्लीन स्वीप हुआ, छत्तीसगढ़ भी क्लीन स्वीप हुआ, इन सभी राज्यों में आज यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जबरदस्त विजय हासिल हुई है। आगे आने वाले समय में लोकसभा में भी 2024 में होगा तो राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। केंद्रीय नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी तब पता चलेगा। हम सब भारतीय जनता पार्टी के अनुसार से पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं वो फिलहाल गदगद हैं, और कौन होगा सीएम ये भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन पीयूष जी जिस बात का जिक्र मैं कर रही थी, देखिए लगातार कहा जा रहा था कि मोदी मैजिक खत्म हो गया है और उसकी हवा जो थी उसका रुख बदल गया है, लेकिन सर अब तो ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कि मोदी मैजिक कहीं नहीं गया, मोदी मैजिक यही है और 2024 की रूपरेखा भी इन 3 राज्यों ने तय कर दी। देखिए निश्चित रूप से जिस तरह की जीत हुई है और मोदी जी ने जिस तरह से कैंपेनिंग करी पूरी, तो ये बात कही जा सकती है। लेकिन यही मोदी मैजिक तो था जब नहीं चला था आपका क्या नाम हिमाचल में और कर्नाटक में नहीं चला था, और 2018 में भी मोदी जी ही थे, उन्होंने ही प्रचार किया था, और वो राजस्थान में भी नहीं चला था और छत्तीसगढ़ में भी नहीं चला था, मध्य प्रदेश में भी नहीं चला था। वो तो बाद में सरकार जो है सिंधिया साहब की वजह से जो है इनके ताले में आ गई। तो ये देखिए समय समय की बात होती है, मुद्दे होते हैं, जनता का जो रुख होता है, नेता किस तरह के होते हैं, और खासकर ये तो राज्य की सरकारें जो होती हैं वो किस तरह काम कर रही हैं, उस पर ये मैंडेट होता है ज्यादातर जो है। और इसीलिए हम ये वेरिएशन देखते हैं, क्योंकि
प्रधानमंत्री मोदी जो है भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं और वो अपने चेहरे पे ही चुनाव ज्यादातर उनके चेहरे पे लड़ाया जाता है, तो ये बात कही जाती है। लेकिन उन्होंने हार का सामना भी किया है, तो वहाँ वो जिम्मेदार है उन हार के लिए भी बराबर के। तो वैसे मैं फिर कहूँगा समय समय की बात है, और हर समय में जिस तरह के हालात बनते हैं और जो मुद्दे उभर के आते हैं, जो सरकारें करती हैं, जहाँ से मध्य प्रदेश में देखिए मोदी से कहीं ज्यादा प्रभावी जो है वो शिवराज सिंह जो रहे हैं। उनकी वजह से जो है कि आज भी हमने देखा महिलाएं जिस तरह से उनको प्यार दे रही थी, सम्मान दे रही थी उनको, तो वो निश्चित रूप से एक कनेक्ट बना चुके थे। और जिस तरह से 6 महीने उन्होंने पूरी जो लड़ाई लड़ी अपनी और पूरी अपनी योजनाओं को लेके, खासकर लाडली बहना योजना को लेके, वो जो था लाडली लक्ष्मी योजना है, वो तमाम जो योजना उनकी है उनको लेकर उसकी राशि बढ़ाई, जानते हुए हो सकता है कि हमें नुकसान हो, राशि तक बढ़ा दी गई। तो ये सब देखिए, और एक तरह मैं मानता हूँ जिस तरह से जो जनता को प्रलोभन भी दिया जा रहा है इन सब के माध्यम से, वो हर पार्टी करने लगी है। कंपटीशन था इस बार, हमने खास बात ये देखी, हर पार्टी कंपटीशन में थी, हम तुमसे ज्यादा देंगे, हम तुमसे ज्यादा देंगे। किसान के लिए बढ़ा दी गई, आप देखिए जो है उसी तरह से जो है कि एमएसपी जो है बढ़ा दी गई छत्तीसगढ़ में जो है, तो वो लगातार उन्होंने बढ़ाई, फिर कांग्रेस ने बढ़ाई, एक कॉम्पिटिशन था। तो एक जनता को लुभाने का और एक तरह से उनको खरीदने का जो सिस्टम ही शुरू हो गया है। खैर, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि जनता को कोई ना कोई राहत चाहिए, तो जनता जो है कि उसको लेने के लिए तैयार रहती है और आती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि निश्चित रूप से मोदी जी एक बहुत बड़े नेता हैं और निश्चित रूप से एक आकर्षण है, लोकप्रियता है उनकी। तमाम उनकी सरकार की जो है कि असफल नीतियों के बावजूद, बेरोजगारी के बावजूद, जो है कि महंगाई के बावजूद जो है जनता जो है उनके प्रति आकर्षित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हर राज्य की कांग्रेस की सरकार ने किस तरह से काम किया उस पे होता है, कांग्रेस का अंदरूनी संगठन किस तरह का था उस पे होता है, और कितनी पार्टियां थी, कितने वोट कर गए। तो देखिए यहाँ सीट का मामला भी होता है, कितने फीसदी वोट मिला ये भी देखना होगा। हो सकता है जैसे मध्य प्रदेश में अभी वो आंकड़ा आया नहीं है, या मेरे नजर में भी नहीं आया, तो कितने फीसदी हो। बीजेपी और कांग्रेस में ज्यादा अंतर नहीं होता है मध्य प्रदेश में, लेकिन सीटें मिल जाती है क्योंकि वहाँ प्लेयर्स रीजनल पार्टीज भी होती हैं, तो वो जिसको वोट ज्यादा मिल जाता है, 500, 600, 700 का भी अंतर होता है। एक सीट पे तो मैंने पढ़ रहा था कहीं 7 सीट से जो है वहाँ पे हंगामा कांग्रेस वालों ने फिर से काउंटिंग की बात भी करी है, तो 7 सीट से बीजेपी कैंडिडेट जीत गया जो है। तो ये देखिए ये इस तरह का सीटें होती हैं, कितना प्रतिशत है, तो वो ये डिपेंड करता है कि कौन आगे निकल जा रहा है उसमें। निश्चित रूप से जहाँ कमी रहती है जनता उसके पक्ष में वोट देती है या उसको हराती है। तो लेकिन फिर भी ये बात तय है कि मोदी जी हैं और मोदी जी का एक आकर्षण रहता है, जिस तरह से वो मतलब काफी इंटेंसिफाइड रूप में जो है वो प्रचार करते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनकी गारंटियां फेल होती भी नहीं है लगातार। आपने देखा हुआ, याद होगा 15 लाख से लेकर जो लोग बात करते हैं किस तरह से जो 2014 में उन्होंने, सचिन तेंदुलकर भी तो कभी 0 रन पे आउट होते थे। किसान की आय को दोगुनी करने की बात थी, वो भी कहीं नहीं हुई। रोजगार की बात भी, उनकी गारंटियां तो उनकी सही है, लेकिन वही जनता का। मैं राजीव को रुक करूं, उससे पहले सूर्य मैथिल जो कुछ कहना चाह रहे हैं। सूर्य जी जल्दी से। देखिए क्या कर सकते हैं, जब आंखों पे चश्मा लगा हो और वो चश्मा ऐसा हो जिसके पार कुछ दिखाई ना देता, तो मेरा सुझाव है पीयूष पंत जी को कृपया करके चश्मा उतारिए। देश की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुकी है, 5वीं देश की विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से कितने यूनिकॉर्न खुले हैं, इससे देश की बेरोजगारी दर में कितनी कमी आई है, आपको पढ़ना चाहिए। आप बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं और आपने कहा कि बहुत ही कम मार्जिन रहता है, तो भैया पिछली बार तो भारतीय जनता पार्टी को 1% वोट ज्यादा मिला था और 51,000 नोटा की वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी 15 में, जिसमें आते ही सारे कांग्रेस के बेरोजगारों ने ट्रांसफर उद्योग के माध्यम से पैसा कमाना शुरू कर दिया था। चाहे वो डीएम का हो, चाहे वो पीयून का हो, चाहे वो एसपी का हो, चाहे वो दरोगा का हो, नोट का बंडल लाओ और ट्रांसफर करा के ले जाओ। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं ना कि वो आंकड़ा आएगा, अरे आंकड़ा नहीं, इतनी बड़ी लैंडस्लाइड हुई है पीयूष पंत जी। अपने चश्मे का जो है थोड़ा सा साफ कीजिए भूल को और स्वीकार कीजिए कि हाँ ये नरेंद्र मोदी का जादू है, ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है। देश वही तो पूछ रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी का जादू कर्नाटक में क्यों नहीं चला था?
नरेंद्र मोदी का जादू हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं चला था? मैं नेहा जी उसको भी जवाब देता हूँ। वहाँ पे भी आपने हिंदुत्व, हनुमान जी आपका साथ देंगे, हनुमान जी को इन्होंने कैद कर दिया, तमाम तरह की बातें आप कर रहे थे। मैं आपको कर्नाटक की भी बात बता देता हूँ। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 1.5% बढ़ा, लेकिन जेडीएस का वोट शेयर 7.35% घटा और पूरा का पूरा कांग्रेस में शिफ्ट हुआ। यही कारण रहा कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सीटें उतनी नहीं आ पाई जितना जिसको वोट शेयर मिला। लेकिन आप अगर हिमाचल की बात करें तो 0.5% का मार्जिन है वहां पर। आप देख लीजिए उठा के डेटा को। सरकार तो आपकी नहीं है ना सर, उसकी बात करिए ना। छोटा स्टेट है जहां पर विधानसभाओं के अंदर जो मतदाता की संख्या बहुत कम है, बहुत नॉमिनल मार्जिन से वहां हार जीत हुई है। लेकिन मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर आप छत्तीसगढ़ क्षेत्र का विकास करूंगा। धन्यवाद। जी सूर्य जी, जिस प्रकार की भाजपा को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है, ये जब जाएंगे और कल आंकड़े आपके सामने आ ही जाएंगे। ठीक है। ये अच्छा रहता है कि हार और जीत दोनों का अगर सहरा पहनाया जाए तो एक ही व्यक्ति को पहनाया जाए, क्योंकि हार का ठीकरा तो कहीं और फोड़ दिया जाता है और जीत का सहरा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहनाया जाता है या उनके सर बांधा जाता है। लेकिन मैं सीधा अब राजीव का रुख करती हूँ। राजीव, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर है। देखिए, जो स्थिति फिलहाल कांग्रेस की हुई है, इसमें क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया में भी उनकी अहमियत घट जाएगी क्या? क्योंकि हालात तो बहुत खराब है। अगर ये तीनों चारों राज्य निकाल लेते, सिर्फ तेलंगाना ही निकाल पाए हैं, अगर 3 स्टेट और निकाल लेते बड़े राज्य, तो जाहिर तौर पे वहां अपनी अहमियत और बढ़ाते, बार्गेनिंग कर सकते थे सीट शेयरिंग पे। लेकिन लगता है कि अब हालात और खराब हो गए कांग्रेस के लिए। जाहिर है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के 230 सीट, कांग्रेस राजस्थान के 199 सीट और 90 सीट छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश और राजस्थान एक तरह से इनका लिटमस था। अगर राजस्थान में अपनी सरकार को बनाए रखते तो जरूर कांग्रेस के हित में जाती। मध्य प्रदेश में हालांकि पहले सरकार उन्होंने बनाई और 15 महीने के बाद उनकी सरकार चली गई, फिर से बीजेपी की सरकार आई। अगर फिर से सत्ता में आते तो निश्चित तौर पर एक सबल पक्ष था। हालांकि अभी तक बात सुलझने लगी है, कही भी जा रही है, ममता बनर्जी की तरफ से कहा भी जा रहा है कि इंडिया का नेतृत्व कांग्रेस के बजाय ममता बनर्जी को करना चाहिए था। ये तृणमूल की तरफ से अब बातें आने लगी हैं, अलग अलग जगहों से आने जरूर लगेंगी। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन का ये औचित्य नहीं होना चाहिए था कि केवल लोकसभा चुनावों के दौरान गठबंधन आज आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उस गठबंधन में कई लोगों की सहमति लेनी चाहिए थी। यानी भले ही आप सीट शेयरिंग नहीं करते तो उन लोगों को बुलाकर एक मंच साझा करना चाहिए था, वो जबकि नहीं हुआ। हर पार्टी में अपना राग, अपना डपटी बनाने लगा। जिस तरीके से अभी अखिलेश यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हमें मध्य प्रदेश में कुछ सीटें चाहिए थे, जिस तरह से कांग्रेस ने वहां सीटें नहीं दी। ये निश्चित तौर पर एक तरह से देखा जा सकता है कि अब उनका जो नेतृत्व है, यानी इंडिया का नेतृत्व है, उस पर असर आएगा। कांग्रेस को हो सकता है कि कई जगहों पर अब समझौते करने पड़ेंगे, न चाहते हुए भी समझौते करने पड़ेंगे कि अगर वो देखा जाए कि परफॉर्मर के तौर पर वो नहीं गिने जाएंगे। जिन 2 राज्यों में उनकी सत्ता थी, वो सत्ता से भी हाथ पीछे, सत्ता से भी निकलते नजर आ रहे हैं। जहां वो सत्ता में आ सकते थे, यानी मध्य प्रदेश में वो आ सकते थे, क्योंकि कई तरह से वहां आपसी कलह भी मचने लगी और उस आपसी कलह के चलते वो साफ साफ दिख रहा है कि वो सत्ता से दूर हो गए। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने कई बार अलग अलग चीजें सामने आई, हालांकि अंदरूनी तौर पर थी, कई सतही तौर पर सामने नहीं आई। लेकिन एक बात स्पष्ट तौर पर है कि भले ही वो अंदरूनी तौर पर हो, लेकिन वो चीजें लोगों तक आ जाती हैं और वो जनता बड़ी जल्दी आसानी से इस चीजों को समझ भी जाती है और वो वोटों का जो सिलसिला है वो बदल भी जाता है। वही हाल छत्तीसगढ़ में भी रहा। छत्तीसगढ़ में कई तरह के जो घोटाले की बात हुई, कई तरह महादेव ऐप की बात हुई, जो चावल घोटाले की बात हुई, इन सब बातों को लेकर जनता जरूर अपने आप में एक असमंजस की स्थिति में आई और असमंजस की स्थिति में आने के बाद उसके सामने केवल विकल्प दिखा बीजेपी, और बीजेपी की तरफ झुकती चली आई। याद होगा कि जिस तरीके से आज सूर्या जी कह रहे हैं कि ये एक लैंडस्लाइड है, यानी एक तरह से पूरी तरह से ऐसी जीत है, वो जीत कभी तक नहीं हुई।
तो आखिर पिछले सरकारों में, पिछले चुनाव में वो जीत कहाँ थी? मध्य प्रदेश में उनकी सत्ता नहीं आई थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता हासिल की थी, राजस्थान में कांग्रेस ने सत्ता हासिल, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सत्ता हासिल। महाराष्ट्र की अगर बात करें, महाराष्ट्र में भी वो अभी बैकडोर से ही एंट्री कही जा सकती है। महाराष्ट्र में जनता ने उनको मैंडेट नहीं दिया था, बैकडोर से एंट्री कही जा सकती है। तो जब उनकी जीत ऐसी होती है तो वो लैंडस्लाइड हो जाता है, और जब वो होता है तो बस कुछ आंकड़े इधर उधर हो जाते हैं, उस वक्त ये कहा जाता है। उस वक्त ये अगर कोई बयान आप नोट करेंगे, उस वक्त ये कहा जाता है कि नहीं, जनता ने समझ नहीं पाई, लोगों की बातें कही जाती है। वही बात आज भी है, जनता के सामने कोई ऐसा ठोस विकल्प नहीं था, दो ही चीजों में देखी जाती है और जनता ये बार बार देख रही है। और बिल्कुल सही बात है राजीव, अगर इतने ही मोदी मैजिक की बात अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है तो सूर्य जी, तेलंगाना में मैजिक क्यों नहीं चल पाया आपका, ये भी बता दीजिए सर। वहां तो आप 4% आरक्षण भी किसी से लेके किसी को दे रहे थे, तब भी नहीं कुछ हो पाया। धन्यवाद नेहा जी। और मेरे को दूसरी डिबेट में भी जाना है, इसलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं ले पाऊंगा। तो मैं आपको ये बताऊं, अगर आपने कहा कि मोदी मैजिक क्यों नहीं चला तेलंगाना में, तो मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना में हम लोगों ने गेन किया है। आप चाहे वोट शेयर पे देख लीजिए, वहां हमने 200% की छलांग लगाई है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का वहां पर संगठन नया है, लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जिस प्रकार से बंगाल के अंदर हमारी 3 से हम 77 पहुंचे, उसी प्रकार अगली बार जिस प्रकार हमारा वोट शेयर बढ़ा है, अगली बार हम और मेहनत करेंगे और वहां पर हम सरकार भी बनाएंगे। और अभी आपने कहा कि जीत गए तो मोदी मैजिक और हार गए तो ये। तो मैं आपको बहुत ही जिम्मेदारी से रंजन भाई ये बात कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, लेकिन जब विधानसभाओं की बात आती है तो वहां पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वोट ऐड होता है। लोकल लीडरशिप भी वहां पर कुछ अर्थों में जिम्मेदार होती है। आप चाहे हिमाचल प्रदेश का ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश में 22 राइवल कैंडिडेट्स लड़े, छोटी छोटी विधानसभाएं थी, फिर भी नरेंद्र मोदी जी पे इतना विश्वास जताया गया है हिमाचल प्रदेश की जनता ने कि मात्र 0.75% से हम लोग वहां चूके। और रही बात कर्नाटक की, तो भारतीय जनता पार्टी को वहां पर पूरा वोट मिला। नरेंद्र मोदी जी मतलब जनता का विश्वास, ये सही है कि वहां पर हमारा जो वोट शेयर बढ़ा 1.25%, वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया। ये मैं सहमत हूं आपको। लेकिन आज भी अगर आप देखें चीजें, तो 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी, आप लोग कहते हैं कि 18 साल हो गए सरकारों को, अब एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रो इनकम्बेंसी नाम का एक नया शब्द आविष्कार किया है। चलिए, अच्छा ये बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी दोबारा सीएम बन रहे हैं। देखिए, जो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा वो हर कार्यकर्ता मानेगा। शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मेहनती मुख्यमंत्री हैं और आने वाला भविष्य उनका बहुत उज्जवल है। और राजस्थान में सर क्या कौन सीएम बन रहा है, ये तो बता दीजिए। राजस्थान में मैं आपको ये बता दूं, मेरा वही जवाब होगा कि केंद्रीय नेतृत्व बात कर रहा है, आंकलन कर रहा है, उपयुक्त व्यक्ति को प्रदेश की कमान दी जाएगी। लेकिन एक बात मैं इसमें ऐड कर दूं नेहा जी, और मुझे ये ऐड करने में कोई गुरेज भी नहीं है, ना कोई डर है, कि हमने जिस प्रकार उत्तर प्रदेश को एक योगी दिया जिसने अपराध के ऊपर बुलडोजर चलाया, एनकाउंटर किया, उसी प्रकार से राजस्थान के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत योगी दिया है। अब उनको क्या जिम्मेदारी मिलती है ये तो समय के गर्भ में है, लेकिन बहुत अच्छा होने वाला। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सूर्य जी, आप हमारे साथ जुड़े और खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी ने जबरदस्त बढ़त लेते हुए, कमाल करते हुए जीत का कमल खिला दिया है। इस जीत के पीछे तमाम वजहों के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना को ट्रम्प कार्ड माना जा रहा है, जिसे उन्होंने चुनावों से ऐन पहले पेश किया था। ये रिपोर्ट देखें। 1250 से 1500, 1750, 2000। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है। बीजेपी को राज्य में बम्पर जीत मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में
मध्य प्रदेश में लागू की गई तमाम जन लाभकारी योजनाओं का लोगों को फायदा हुआ और लोगों द्वारा एक बार फिर बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए वोटिंग करना इसका बड़ा उदाहरण बनकर सामने है। मेरी बहनों, आपने जो प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, जो स्नेह दिया, उस आशीर्वाद को मैं बार बार नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। इन योजनाओं में लाडली बहना योजना को गेम चेंजर माना जा रहा है। शिवराज सरकार ने साल 2023 की शुरुआत में 28 जनवरी को महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उन पर आश्रित बच्चों के पालन पोषण और परिवार में महिलाओं की स्थिति को दृढ़ बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की घोषणा की थी और 15 मार्च को इसे लॉन्च कर दिया गया था। लाडली बहनों ने सरकार बनाई है, लाडली लक्ष्मियों ने सरकार बनाई है। शिवराज सिंह चौहान ने चुनावों के शानदार परिणामों के पीछे लाडली बहना योजना का बड़ा रोल बताया है। उन्होंने कहा कि हमारी जीत में लाडली बहना योजना का जबरदस्त योगदान रहा है और ये राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में अगली कड़ी थी। शिवराज ने कहा कि लाडली बहना के बाद अब लखपति होगी बहना। जब लाडली बहना लखपति बहना बनेगी, लखपति आज बहुत विस्तार में नहीं जा रहा। प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है मध्य प्रदेश को एक एक पूरी करेंगे और भाई तो तुम्हारे लिए जिएगा मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदलना मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की शानदार जीत को लेकर देश के सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी और उनकी लाडली बहना योजना को गेम चेंजर बताया है। सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना ने एक गेम चेंजर का काम किया है और इसका श्रेय शिवराज सिंह चौहान को जाता है। बहुत बड़ा असर लाडली बहना, मैं कहूंगा कि पूर्ण रूप से गेम चेंजर है और इसका पूर्ण श्रेय अगर एक व्यक्ति को जाता है तो वो केवल शिवराज सिंह चौहान जी को जाता है। इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को शुरुआत में हर महीने 1000 रुपए दिए जाने का ऐलान किया गया था, जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 महीने बाद ही बढ़ाकर 1250 रुपए प्रति महीना कर दिया था। राज्य के 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ फिलहाल मिल रहा है। इस हिसाब से देखें तो सालाना महिलाओं को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बीते दिनों एक ट्वीट कर कहा था कि ये राशि आने वाले समय में 3,000 रुपए तक ले जाने का प्लान है। योजनाओं के तहत हर महीने की 10 तारीख तक लाभार्थियों के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसे भेजे जाते हैं। लाडली बहना योजना के लिए पात्रता की बात करें तो इसका लाभ उठाने के लिए मध्य प्रदेश की निवासी महिला की आयु 21 से 60 वर्ष होनी चाहिए। इस स्कीम का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिल रहा है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ऐसी महिलाएं जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम जमीन है, वो इसकी पात्र हैं। विवाहिता, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं इसका लाभ ले सकती हैं। लेकिन इन महिलाओं की सालाना आय 2.5 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए। लाडली बहना योजना के लिए सभी जाति वर्ग की गरीब महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो लाडली बहना योजना का जाहिर तौर पे फायदा मिला है मध्य प्रदेश की मौजूदा सरकार को, शिवराज सरकार को, और ऐसे में जाहिर तौर पे अब वाकई देखने वाली बात होगी कि जो छत्तीसगढ़ है और राजस्थान, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन सा नेता के सर पर सेहरा बनता है और कौन से नेता को आगे मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लेकिन अब सवाल इस बात को भी लेकर उठ रहा है कि क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये भी एक अहम और बड़ा सवाल है। इस पर हम जाएं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस में कहां
कमियां कहाँ खामियां रही, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। पीयूष जी, मैं सीधा रुख आपका कर रही हूँ। सर, सवाल इस बात को लेकर कि देखिए, चुनाव से ऐन पहले काफी अति उत्साहित दिखाई दे रही थी कांग्रेस पार्टी। विपक्षी गठबंधन इंडिया के तमाम सदस्यों ने कहा कि साथ में मिलकर चुनाव लड़ते हैं, कह रहे नहीं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। उनको लग रहा था हम जीत जाएंगे और जीत को लेकर इतने ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे थे कि किसी के साथ चुनाव लड़ना उन्होंने उचित नहीं समझा। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि कहां कमियां कहां खामियां आप देखते हैं, क्योंकि इससे पहले कर्नाटक और हिमाचल जीती है कांग्रेस, भारत जोड़ो यात्रा की, राहुल गांधी ने कई चुनावी सभाएं की, रैलियां की, खड़गे वहां पर पहुंचे, तमाम तरह के जो नेता हैं वहां पहुंचे। सोनिया गांधी भले ही ना जा सकी हो, लेकिन प्रियंका गांधी गई, सोनिया गांधी भी हालांकि राजस्थान तक तो पहुंची। लेकिन ऐसे में कहां कमियां कहां खामियां आप कांग्रेस की तरफ से देखते हैं कि इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा? देखिए, एक तो कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है उनका कमजोर संगठन जो है, वो जो है बूथ लेवल तक जो है उनके पास उतने कार्यकर्ता नहीं है उस तरीके के जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो है पूरा का पूरा जो है कि संघ परिवार का तो सपोर्ट है, आप और हम सभी जानते हैं, क्योंकि उन्हीं की ऑफशूट है भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार की। तो वो एक सॉलिड काम होता है उनके पास। दूसरे बात, वो काम करते हैं पन्ना प्रमुख और सबको लगा के जो है कि, और वो लगातार काम पे लगे रहते हैं, अपनी रणनीति बदलते रहते हैं। कांग्रेस जो है ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुई मुझे लगता है। दूसरा जो है कि खासकर मध्य प्रदेश में ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार थी, जबकि देखिए कमलनाथ बहुत आकर्षित, अगर शिवराज सिंह चौहान के तुलना में देखें तो कमलनाथ का चेहरा बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं था, बहुत आकर्षित करने वाला नहीं था, उम्र का भी फर्क था, ये भी लोग कह रहे थे उसमें। लेकिन दूसरी बात है कि कमलनाथ थोड़े एरोगेंट व्यक्ति हैं और वो अपने को सोचते हैं कि वो जो वहाँ के जो हैं एक तरह से राजा है, महाराजा हैं, जो महाराजा तो सिंधिया है वहाँ के, उस तरह से अगर आप देखिए, लेकिन कमलनाथ अपने को समझते थे वहाँ के जो है। और इसीलिए जो है कि वो केंद्रीय नेतृत्व की ये मजबूरी हो गई थी कि वो कमलनाथ को बर्दाश्त करे। यहाँ तक की बात देखिए हो गई थी, जब टिकट देने की बात थी तो कमलनाथ ने ये कह दिया था कि छिंदवाड़ा क्षेत्र टिकट जो है वो तो जो है कि वो उनका जो बेटा है उसका नाम क्या है, वैभव या क्या नाम है उसका, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने उसके लिए कह दिया था कि वो तय करेंगे, तब उसके बाद ही जो है दिल्ली से जो है कि वो तय होगा। तो जिस व्यक्ति में इतनी ज्यादा मतलब एरोगेंस है और जो इतना समझ रहा हो अपने को, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वो कांग्रेस के खिलाफ गया। और भले ही जो है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने वहां पे दौरे किए और बातें भी उन्होंने, मतलब मैं तो ये मानूंगा कि जो भाषण उनके थे वो बहुत सेंसिबल से भाषण थे, जो लोगों को सही चीजें देश की जो है बताने की बात की गई थी। उनमें महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, देश की और समस्याओं का मुद्दा था, लोगों के जीवन संघर्ष की बात कही गई थी। लेकिन कहीं न कहीं जो है कि लोगों को कमलनाथ को पसंद नहीं करते होंगे लोग, मुझे लगता है। और जो है कांग्रेस ने कि एक जो संगठन की जो कमजोरी रही वो वहीं पे। अब देखिए दूसरी बात, एक सबसे बड़ी बात है, आप तीनों राज्यों में लेकिन सर, लेकिन एक सेकंड में माफ कीजिएगा, रोक रही हूँ सर आपको, लेकिन एक बात बताइए, अगर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की कमी थी और उतने कार्यकर्ता नहीं थे जितने भारतीय जनता पार्टी के पास थे, सर कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी, कांग्रेस क्या वजह है कि उतने कार्यकर्ता अपने नहीं बना पाई, जबकि भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख और तमाम तरह की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाया। हर व्यक्ति को ये लगने लग जाता है कि अब तो हम इस हस्ताक्षर अभियान का हिस्सा है, यानी कि हम भी कार्यकर्ता हो गए भारतीय जनता पार्टी के और उसी को वोट देंगे। तो ये जो तमाम पहल है ये कांग्रेस की तरफ से क्यों नहीं की जाती? और सबसे पुरानी पार्टी है, उसके बाद भी अगर ये कहना पड़ रहा है कि कार्यकर्ताओं की कमी है कांग्रेस के पास, तो ये तो सर विडंबना है कांग्रेस के लिए। निश्चित रूप से विडंबना थी, लेकिन पुरानी पार्टी सबसे है, लेकिन बीच में जो है स्लंबर में चली गई थी, आपने देखा होगा। एक तो एक मनोवैज्ञानिक कहना पड़ता है, जब आप हारने लगते हैं, लगातार हारते चले जाते हैं, तो आप कहीं न कहीं जो है थोड़ा बहुत निष्क्रिय होने लग जाते हैं और आपके कार्यकर्ता आपको छोड़ने लगते हैं। यही हाल कांग्रेस का हो गया था और लगभग सभी राज्यों में, उत्तर प्रदेश में खासकर, मध्य प्रदेश में भी खासकर जो है ये उनके कार्यकर्ता जो है वो उस तरह से आ नहीं रहते, क्योंकि देखिए हर कार्यकर्ता तभी रहता है, पार्टी अगर की जीत होती रहती है उसको लगता है कि हाँ एक हमारी पार्टी जीत रही है, और कहीं न कहीं उसको जो फायदे लेने होते हैं स्थानीय स्तर पे वो उसको
मिलने की संभावना रहती है। तो वो, लेकिन आप देखिए यही तेलंगाना में क्यों आके कांग्रेस जीत गई, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि वहां पे फिर कांग्रेस वर्कर जो है एक बार फिर उठा, और क्योंकि जो राहुल गांधी की यात्रा हुई उसकी वजह से कांग्रेस में रिवाइव हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आगे चल के हो सकता है कांग्रेस अगर सही दिशा में उसका नेतृत्व ले जाएगा उनको, तो कांग्रेस एक चुनौती हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए ये राज्य के चुनाव है, इसमें राज्य की सरकारों के परफॉर्मेंस पे ज्यादा जनता देती है, किसको पसंद कर रही है किसको नहीं कर रही है। लेकिन कांग्रेस जो लगभग सब जगह जो है कि वो एक निष्क्रिय सी पार्टी हो गई थी, वो लगातार जो है अब जो है जाके थोड़ा बहुत जो है कि वो एक्टिव हुई है, कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं फिर से। और निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर इसी तरह सक्रिय रहे रहा नेतृत्व तो जो है वो जो है कि हो सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए नेहा जी, क्योंकि आप तीनों राज्यों में देखिए कांग्रेस को एक नुकसान इसका भी हुआ है कि उनके यहाँ दो नेता ऐसे थे जो क्लेमेंट रहे हैं और जिनके आपस की गुटबाजी जो रही है हमेशा। कांग्रेस का सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो हमेशा से जो है नेताओं की गुटबाजी। एक बात और है, कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे कद्दावर नेता हैं जो अपने को मानते हैं मुख्यमंत्री या अपने को मानते हैं और किसी पद के लायक, और वो लगातार एक दूसरे से टकराते रहते हैं। जबकि भाजपा में ऐसा नहीं है कि भाजपा में जो कह दिया केंद्रीय नेतृत्व ने वो बाकी लोग, आप देखिए 7 मंत्रियों को 7 सांसदों को भेज दिया गया और सबने चुपचाप चाहे मन महसूस किया है, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार किया और चुनाव लड़ा और उनको सफलता भी मिली। लेकिन कांग्रेस में ये स्थिति नहीं हो सकती थी। कांग्रेस, मुझे लगता है कि वहां पे अगर नेतृत्व ये बात करता तो शायद उनको ये सफलता नहीं मिलती। ये कमजोरी कांग्रेस में है। तो केंद्रीय नेतृत्व को अपना उदाहरण देते हुए सफलता दिलानी होगी पार्टी को, तभी इस तरह का उनका केंद्रीय नेतृत्व को मजबूती मिलेगी। ठीक है, और नहीं तो इस तरह की कमजोरियां जो है हावी होती रहेंगी। ठीक है राजीव जी, वाकई क्या ये गुटबाजी की भी कहीं ना कहीं इसका भी खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है? देखिए वाकई ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस की गुटबाजी चरम पर थी। चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, वहां 2 गुटों में बटी हुई नजर आई कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ और दिग्विजय अलग गुट। अगर हम राजस्थान की बात करें, पायलट अशोक अलग गुट। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, भूपेश पटेल और साथ ही साथ टीएस सिंहदेव अलग गुट। तो ये गुटबाजी ही क्या कांग्रेस को ले डूबी? क्योंकि इससे पहले हमने देखा भारत जोड़ो यात्रा हुई, हमने देखा कि परिवारवाद से मुक्ति, ये दाग हटाने के लिए खड़गे को कमान सौंपी गई और राहुल गांधी ने भले ही प्रचार किया लेकिन अपने आप को साइड रखा कि देखिए परिवारवाद से हम हट गए हैं, और तमाम जो दाग है उसको हटाने की कोशिश। उसके बावजूद भी अगर इस तरह से औंधे मुंह गिर रही है कांग्रेस, तो क्या ये गुटबाजी ही ले डूबी क्या? देखिए ये निश्चित तौर पर है नेहा कि कांग्रेस को ये स्थिति में आना उसके अपने ही कारणों से है। अपने ही लोगों ने उसको इस स्थिति में लाया है। बीजेपी और कांग्रेस में जो सतही अंतर है वो मूल तौर पर यही समझे, बीजेपी अपना रिश्ता बना लेती है जनता से और कार्यकर्ताओं से, या जिस तरीके से कांग्रेस एक दूरी बनाए रखती है। आप देखें कि अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करें, शिवराज सिंह चौहान पूरे इलाके में मामा कहे जाते हैं। क्या कमलनाथ कभी ऐसा पसंद करेंगे क्या कि कोई उनको इस तरह से संबोधित करे? नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एक उनका नेचर है, उनका एक जो स्वभाव है, वो जनता से दूरी बना रखते हैं या अपने आप को एक ऐसे ओहदे पे रखते हैं और जनता को अपने दूसरे पायदान पे रखते हैं, यानी एक दूरी बना रखते हैं। हालांकि ये जो करिश्मा था ये बघेल ने करना शुरू किया। बघेल अपने आप को काका के तौर पर उस इलाके में करना, लेकिन जिस तरह से टीएस सिंहदेव के साथ उनका जो रिश्ता था, यानी जिस तरीके से जो एक तरह से गर्माहट के बजाय एक तरह से तनातनी थी, दोनों के गुट अलग अलग बन गए थे। वो गुटों के चलते क्या हुआ कि ये नुकसान छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में हालांकि ये जरूर था कि बहुत अंदरूनी तौर पर अगर देखा जाए, टीएस सिंहदेव कभी भी इस सरकार में शामिल नहीं होना चाहते थे, वो अलग अलग रहना चाहते थे, लेकिन सरकार में भी शामिल किया गया। फिर भी एक खिंचाव था जो भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के अंदर जो खिंचाव था वो खिंचाव बढ़ता गया। वही हाल अगर देखा जाए तो राजस्थान में भी रहा। राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच में जिस तरीके से रस्साकसी थी, वो रस्साकसी खींचकर सीधा दिल्ली के नोएडा के करीब मानेसर तक पहुंच गई। जिस तरीके से बार बार वहाँ पायलट वहां आकर प्रदर्शन भी करने लगे। यानी पूरे सत्ता में जब तक सरकार में रहे एक खिंचावट रही जरूर। हालांकि अंत में चुनाव के पहले वो जरूर दोनों के बीच में बैठ हो गए, लेकिन ये जनता ने देखा
कि दो आपस में भिड़े हुए हैं तो हमारा क्या लाभ करेंगे। वही हाल यहाँ छत्तीसगढ़ में भी रहा। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए कि जिन्होंने जनता के साथ रिश्ता बनाया, जिन्होंने जनता के बीच में जाकर काम किया, जो कार्यकर्ताओं के पूरी फौज के साथ जनता की समस्याओं को सुनते हैं, जनता उनकी तरफ आकर्षित होती है। अब एक बात और मैं बता दूं कि जिस तरीके से बीजेपी ने क्या किया, जिस राज्य में चुनाव है उस राज्य में दूसरे राज्य में जहां जो निकटवर्ती राज्य है वहां के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को उस राज्य में भेजा। यानी मध्य प्रदेश का आधा हिस्सा महाराष्ट्र के करीब भी देखा जाता है। महाराष्ट्र की कुछ आचरण व्यवहार या जो जिस तरीके से देखा जाता है कि कुछ उनकी संस्कृतियां मिलती रहती हैं। महाराष्ट्र के कई नेताओं को वहाँ कैंपिंग कराया गया, कार्यकर्ताओं को भेजा गया जो एक दूसरे के बीचों में संबंध स्थापित किए गए। यानी मतदाताओं के बीच में घूम घूम कर ये प्रचार करते रहे, ये बात जनता के बीच में जाते रहे, ये एक उनके लिए फल की बात है। यही कांग्रेस नहीं कर पाई। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को भेजने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से जो लोग जनता के बीच में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं वो दिक्कत है। और बात सही कहा पीयूष जी ने कि कांग्रेस के पास अब कार्यकर्ताओं की कमी झलकती है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों पर जरूर कार्यकर्ताओं को जोड़ने का अभियान चलता है, लेकिन वहां ये लगता है जो भी कार्यकर्ता शुरुआती तौर पर तुरंत के तुरंत वो देखता है कि उसे क्या लाभ मिलता है। बीजेपी में थोड़ी सी अनुशासन जरूर है। कार्यकर्ताओं की वहाँ एंट्री होती है, वो अलग अलग स्तर पर जाते हैं और उन्हें जरूर मौका दिया जाता है। कांग्रेस में एक धारणा जरूर रही है कि परिवारवाद है, हालांकि अब वो अलग हो गया कि राहुल गांधी ने सीधा अध्यक्ष पद से अपने आप को अलग रखा, लेकिन ये बदलते बदलते वक्त लगेगा और इसके लिए कांग्रेस को पूरी तरह से काम करना पड़ेगा। जनता के बीच में जाना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के बीच में जाना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, जिससे कार्यकर्ताओं की नई जो पीढ़ी है, कार्यकर्ताओं की जो नई फॉर्म है वो आगे बढ़ती जाएगी, तो जिससे लगे उनके संगठन में मजबूती आएगी। 131 साल पुरानी संगठन है और उससे और भी मजबूत करने की उनकी जरूरत आज इसलिए पड़ी क्योंकि वो चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं। कई बातें जो सामने आई थी जो उसके चलते उनके जो हमले हुए थे और हमले के चलते अलग अलग अपने आपस में गिरते जा रहे हैं, तो उन्हें जरूर संरचनात्मक बदलाव करने होंगे। कार्यकर्ताओं को किस तरीके से आगे बढ़ाना होगा, ये बातें जरूर करनी पड़ेगी। जो आपसी कला है वो तुरंत ही उसे लंबे समय तक नहीं जाने देना होगा। कि अगर लंबे समय तक वो आपसी कला जाती है तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान होता है और खामियाजा यही होता है कि आई हुई सत्ता यानी सत्ता हमें होकर भी वो दूर होते जा रहे हैं। राजस्थान की अगर बात कही जाए तो राजस्थान में उनकी सत्ता थी और सत्ता के बाद अब धीरे धीरे सत्ता से दूर क्योंकि वो सीधे सीधे तौर पर आपसी कला कही जा रही है। क्योंकि राजस्थान में उन्होंने जो भी काम किए होंगे, हालांकि एक सुधार का, एक अलग संरचना का उन्होंने काम के लिए नींव रखी है, उस नींव रखने के बावजूद भी वो अलग हो रहा है। वही छत्तीसगढ़ में हालत है। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से उन्होंने एक अलग विकास का काम का जो शुरुआत किया, लेकिन वो फिर अलग होते गए। इस तरह से जो नेताओं का अलग अलग मामलों में अलग अलग बेवजह की चुनौतियों में जाना वो निश्चित तौर पर उनके लिए हानिकारक रहा है और यही कारण रहा है कि वो सत्ता से दूर होते जा रहे हैं और आपसी कला के चलते सर न सिर्फ कार्यकर्ताओं की बल्कि अब तो नेताओं की भी कमी झलकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि युवा नेता एक बार एक के बाद एक दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं और वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को डेंट कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पे लेना पड़ रहा है और जनता को पल पल के अपडेट हम लगातार पहुंचा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं।